स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए दो पर्सन्स की, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने अपनी कोचिंग खोली, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले गए। 18 महीनों में उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड प्राप्त किए। 3 साल में उन्होंने करोड़ों की फंडिंग इकट्ठा कर ली और 5 साल में वो एक सफल यूनिकॉर्न बन गए। वहीं उनके साथ ही मिस्टर बी एक लैब में बैठे हुए हैं, एक ऐसी कैंसर की दवा या सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो दुनिया बदल सकती है, और इस पूरी काम में लगभग 9 साल का समय बीत चुका है। मिस्टर ए अब अपनी कंपनी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं मिस्टर बी अपनी तीसरी नाकाम प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि पुराने भारतीय नियमों के अनुसार 10वें साल की सुबह सरकार मिस्टर बी से कहेगी कि तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब आपको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, कागजी कार्यवाहियां शुरू कीजिए। और यहां से शुरू होता है एक एपिसोड जिसको हम कह सकते हैं इनोवेशन की डेथ होना। 4 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह माना है, और यह नोटिफिकेशन जिस पर हम चर्चा भी करेंगे GSR 108E का, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह माना है कि स्टार्टअप की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए और डीप टेक को अलग से एक कैटेगरी दी जानी चाहिए, जिसमें अवधि और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बनाए जाने चाहिए, बढ़ाए जाने चाहिए। तो आज हम इन पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्टार्टअप किसे कहेंगे, डीप टेक किसे कहेंगे, सरकार ने जो यह चेंज किया है क्या वह वास्तव में भारत की आर्थिक नीति का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल शिफ्ट है क्या। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। स्टार्टअप के नए DNA को पहले समझिए। देखिए, इस अधिसूचना को ध्यान से देखिए। यह अधिसूचना जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने इसे जारी किया है। नोटिफिकेशन है GSR 108E, और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत एक गजेट नोटिफिकेशन लाया गया है, जिसमें स्टार्टअप की परिभाषा दी गई है और साथ ही साथ डीप टेक स्टार्टअप को भी एक्सप्लेन किया गया है। स्टार्टअप की परिभाषा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी स्टार्टअप माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखिएगा कि यह अधिसूचना अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यह सिर्फ बेंगलुरु में जीन्स शर्ट और हुडी पहनने वाले युवाओं के लिए ही नहीं है। यह पहली बार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी स्टार्टअप की परिभाषा में शामिल करती है, और यह एक प्रकार का साइलेंट रेवोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवाचार अब केवल और केवल डिजिटल ऐप नहीं माना जाएगा। वास्तव में अगर अमूल के गढ़ में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी AI से गायों की सेहत ट्रैक कर रही है तो वह भी अब स्टार्टअप मानी जाएगी। अब डिजिटल इंडिया ऐप से आगे बढ़कर इंडस्ट्रियल इंडिया सिस्टम्स की तरफ काम करेगा, और स्टार्टअप्स अब लाइफस्टाइल नहीं बल्कि स्टार्टअप्स को प्रोडक्शन सिस्टम्स की तरह ऐड किया जाएगा, समझा जाएगा। यहां पर आपको समझना होगा मुद्दा डीप टेक स्टार्टअप का भी, क्योंकि डीप टेक स्टार्टअप को अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। उसके पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं स्टार्टअप और डीप टेक स्टार्टअप में अंतर क्या दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। कोई भी स्टार्टअप, सामान्य स्टार्टअप को 10 साल की अवधि तक स्टार्टअप की छूट और नियमों में जो रिलैक्सेशन है वह मिलेगा, और इसमें टर्नओवर 200 करोड़ रुपए तक का छूट है। वहीं डीप टेक स्टार्टअप के लिए 20 साल की अवधि तय की गई है और 300 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर तय किया गया है। यह डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। डीप टेक क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, डीप टेक कोई एक तरीके से हम कहें कोई फैंसी बज़वर्ड नहीं है, यह एक हार्ड साइंस है। एक सामान्य स्टार्टअप जो भी होता है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा जोखिम होता है मार्केट रिस्क का। क्या लोग आपका ऐप डाउनलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या आपको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो डीप टेक होता है वहां पर बहुत बड़ा जोखिम होता है टेक्निकल रिस्क का, यानी कि जो चीज आप बना रहे हैं वह चीज फंक्शनल होगी या नहीं होगी, एडाप्टेबल होगी या नहीं होगी। और यही फर्क है कि इसमें जो डीप टेक स्टार्टअप है इसमें एक वैल्यू ऑफ डेथ होता है। रीजन क्या है? वैज्ञानिक जो इसे वैल्यू ऑफ डेथ कह रहे हैं उसमें क्या होता है कि शुरुआत में 1 से 7 साल तक का समय तो केवल और केवल अलग अलग प्रोटोटाइप्स के डेवलपमेंट में जाता है, रिसर्च में जाता है, पेटेंट प्राप्त करने में जाता है, और इस दौरान जो कमाई होती है वो लगभग शून्य होती है। इसके बाद अगले 8 से 12 साल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, अगले 8 से 12 साल जो प्रोटोटाइप्स हैं, ट्रायल्स हैं, फेल्योर्स हैं, वो हो रहे होते हैं और कमाई बहुत नाममात्र की हो रही होती है। इसके बाद 13 से 20 साल का समय लगता है जब मार्केट अडॉप्ट करता है इस डीप टेक को, यानी कि इसके डेवलपमेंट में ही
आपको 15 से 20 साल लग जाते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि पुरानी स्टार्टअप जो पॉलिसी थी वो इस जो डेथ वैली है इसमें बीच में ही रस्सी काट दे रही थी। वो 10 साल के बाद कहती थी कि अब आप स्टार्टअप है ही नहीं, आपको कोई बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन नई पॉलिसी जो 2026 की पॉलिसी है वो यह कहती है कि 20 साल तक हम वेट करेंगे, 200 के नहीं 300 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक हम आपको इसका सपोर्ट देंगे। और इस प्रकार से एक अगर हम कहें तो यह लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे रही है नई पॉलिसी। यह एक स्वीकारोक्ति भी है कि भारत अब केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर नहीं रहेगा बल्कि आईपी ओनर भी बनेगा, और यह इस पॉलिसी के चेंज से दिखता है। सबसे बड़ी सवाल यह भी है कि डीप टेक के लिए 100 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा बजट क्यों रखा गया है, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टर्नओवर की छूट क्यों दी जा रही है? क्योंकि डीप टेक जो होता है उसको बनाने का खर्च पहले बहुत ज्यादा आता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक बायोटेक कंपनी को दवा बेचने से पहले 100-150 करोड़ रुपए तो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में इन्वेस्ट करना होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि आप इसको 200 करोड़ रुपए की लिमिट पर रोक देंगे तो समस्या क्या होगी कि वह रिसर्च छोड़कर अपने आप में सर्वाइवल मोड पर चली जाएगी संस्था। और 300 करोड़ रुपए की सीमा जब हम तय करते हैं तो मोटे तौर पर मानिए कि यह रिसर्च के लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है और एक बड़े भविष्य की ओर, एक सकारात्मक भविष्य की ओर आगे बढ़ने का मौका भी देता है। तो यह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो 100 करोड़ का धैर्य रखा गया है वो एक प्रीमियम है डीप टेक कंपनीज के लिए। अब मुद्दा यह भी है कि यह बदलाव अभी सरकार ने क्यों किया, 2026 में सरकार क्यों कर रही है? तो देखिए, दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया एक प्रकार से टेक ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में DARPA है, जहां पर वे डिफेंस लेड मिलिट्री टेक और डेकेड लॉन्ग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के पास स्टेट फंडेड चैंपियंस हैं, टेक जायंट्स हैं, और ये मैसिव स्केल पर काम करते हैं और ये स्टेट फंडेड और स्टेट कंट्रोल्ड हैं। भारत को यह बात अब समझ में आई कि अगर 20 साल तक हमने अपने वैज्ञानिकों का साथ नहीं दिया, हमने डीप टेक स्टार्टअप्स को साथ नहीं दिया, तो वे अपनी लैब उठाएंगे और अमेरिका या सिंगापुर चले जाएंगे। और यह नीति असल में अगर हम देखें तो सरकार इनडायरेक्टली ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भी लाई है। यह IIT और IISc के वैज्ञानिकों से कहती है कि आप यहीं रहिए, हम 2 दशकों तक वेट करेंगे, आप नया चीज लाइए, नया प्रोडक्ट बनाइए और नए मार्केट को जनरेट कीजिए। थोड़ा सा इसमें एक क्रिटिकल एंगल भी है जिसको हमें समझना चाहिए। एक थोड़ा सा क्रिटिकल होना जरूरी भी है क्योंकि हर चीज के साथ कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों के पक्ष को जानना भी जरूरी है। अगर डीप टेक को 20 साल की छूट मिलेगी तो हर जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी होती है वो डीप टेक का मुखौटा ओढ़ना शुरू कर देगी। भारत के बारे में आप बेहतर जानते हैं, यहाँ नियम से ज्यादा नियम तोड़ने वाले लोग होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीप टेक है ये तो कौन तय करेगा? अगर प्रक्रिया भारी हुई तो भारत रेड टेप 2.0 में चला जाएगा, और अगर प्रक्रिया बेहतरीन, पूरी तरीके से जांच वाली और ट्रांसपेरेंट हुई तो भारत स्टार्टअप 2.0 के युग में प्रवेश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें कहां जाना है ये दिखाई देगा, ये पता चलेगा जब हम इसको रिस्क फैक्टर को कम करेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ प्रॉपर रेगुलेशन का प्रोसेस लाएंगे। देखिए, हम सब लोग ये जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और युवा अक्सर अधीर होता है, लेकिन यह अधिसूचना यह क्लियर करती है कि भारत अब एक परिपक्व देश बन चुका है। हम 10 मिनट की डिलीवरी से निकलकर अब 10 साल की खोज या 20 साल की खोज तक का पेशेंस रखने जा रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी ऐप आपकी शाम बदल सकता है लेकिन डीप टेक आने वाली सदी को बदल सकता है। और भारत सरकार ने इस बात की ग्रेविटी को बहुत बेहतर ढंग से पहचाना। तो जब राज्य धैर्य रखना सीख ले, बड़े इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करना सीख ले, नवाचार से डरना छोड़ दे, तो निश्चित तौर पर देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम होता है। स्टार्टअप्स, आप जानते हैं इस समय कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इस वीडियो से आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन, डीप टेक स्टार्टअप की भी परिभाषा और क्राइटेरिया बहुत ध्यान रखनी है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए और एग्जामिनेशन जो बच्चे देते हैं उनके लिए। और आपको क्या लगता है कि 20 साल की लिमिट बेहतर है क्या? यह जो हमारे डेवलपमेंटल फेज है उनके लिए बेहतर है या समय सीमा थोड़ी और होनी चाहिए थी? और भारत सरकार को इस संबंध में और कौन से नए प्रयास करने चाहिए जिससे भारत विकसित भारत बनने में आगे बढ़ सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? अपने विचार कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दे देता हूँ। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे बच्चे अगर 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच
लॉन्च हो चुका है और इस बैच में आपको सारे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, अपडेट कराया जाएगा, रिवीजन और टेस्ट सीरीज का मौका दिया जाएगा, साथ ही साथ सी सेट की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो एक प्रॉपरली प्लान आपको एसआईपी बैच दिया जा रहा है, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को सही ढंग से, सही रिवीजन और अपडेट नहीं किया है तो एसआईपी बैच आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है ये। इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज इत्यादि यह सब भी उपलब्ध होते हैं। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। अभी एक बात और ध्यान रखिएगा कि 14 फरवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हमारे यहाँ चल रही रैंक बूस्टर सेल का भी लाभ मिलेगा और इस सेल के अंतर्गत आपको हमारे प्रत्येक कोर्स पर, चाहे आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम में लें, प्रत्येक कोर्स पर आपको 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है, फ़ायदा है, लाभ भी है और आपके लिए तैयारी करने का सुनहरा मौका भी है। तो देर मत कीजिए, 14 फरवरी से पहले इस रैंक बूस्टर सेल का लाभ लीजिए, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और जब भी आप एडमिशन लेने जाइएगा तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह पीके लाइव कोड जो है यह आपको स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा और अभी रैंक बूस्टर सेल में 50% ऑफ अवश्य दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।